I think everyone as an internist must have seen a case of tremor. जैसे कोई पेशेंट की हाथ ऐसे हो रही है रेस्ट में, या फिर कोई पेशेंट कुछ लिखने की कोशिश कर रही है तो हाथ में ट्रेमर हो रही है, या फिर व्हेन ट्राइंग टू पॉवर अ ग्लास ऑफ वाटर ट्रेमर होने लगती है। और या कि आप सब ने कोई पेशेंट को देखी होगी कि बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका हेड ऐसे ऐसे हो रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो इसको हेड ट्रेमर बोलते हैं। तो इफ़ इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग हैंड्स एंड ओनली आइसोलेटेड टू हेड, देन वी कॉल इट आइसोलेटेड हेड ट्रेमर। या फिर हाथ में हो रही है तो हैंड ट्रेमर हो गई। कोई पेशेंट को 4 आर्म में भी हल्का हल्का ट्रेमर हो सकती है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ में हैंड नॉट ओनली लिमिटेड टू हैंड बट 4 आर्म में भी हल्का हल्का ट्रेमर होती है। इसीलिए कॉगव्हील रिजिडिटी बोलते हैं ना, ट्रेमर होती है हल्का हल्का, इसके कारण से कॉगव्हील रिजिडिटी आती है। तो जब कोई पेशेंट ट्रेमर की आती है हमारी ओपीडी में, तो हम तो सबको न्यूरोलॉजिस्ट कहाँ जाइए, न्यूरोलॉजिस्ट को तो रिफ़र तो नहीं करते, वो तो पहले हम एज ए इंटर्निस्ट इवेलुएट करते हैं, हमसे ट्रीटमेंट होने वाली है कि नहीं है पेशेंट, वो इवेलुएट करते हैं। उसके बाद लास्ट में न्यूरोलॉजिस्ट को रिफ़र करना पड़ता है। तो हम कैसे ट्रेमर को इवेलुएट करेंगे ओपीडी में, वो बात हम संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। आई विल नॉट कवर एवरीथिंग, it might miss many points, but I will try to cover as much as I remember. All right? So हम पहले देखेंगे कौन कौन पार्ट में ट्रेमर हो रही है, हैंड में है कि हेड में है, या फिर कोई पेशेंट को आप वो बोल सकते हैं कि मैं when I am in a standing position my legs start trembling but when I start walking it goes away, तो उसको ऑर्थोस्टैटिक ट्रेमर बोलते हैं। कि ऑर्थोस्टैटिक कहने का अर्थ ही इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, ही इज नी स्टार्ट्स हैविंग हाई एम्पलीट्यूड ट्रेमर, ऐसे ऐसे लेग होने लगती है और फिर वही बैठ जाती है अथवा वॉक करने लगती है, तो वो रिजॉल्व हो जाती है। उस टाइप का भी ट्रेमर होती है। और कुछ ऐसी होती है कि जब लिखते हैं ना उस वक्त ट्रेमर होता है, तो उसको बोलते हैं टास्क स्पेसिफिक ट्रेमर। कुछ काम करते हैं, सब काम नहीं करते हैं तब नहीं होता है। जैसे व्हेन ही पावर्स अ ग्लास ऑफ वाटर और a glass of coffee, he may not have tremor, but when he only writes then he have tremor, that is called writing tremor और task specific tremor। कुछ टास्क में ट्रेमर होती है, कुछ टास्क में ट्रेमर नहीं होती है, तो वो भी होती है। तो हम देखते हैं जनरली रेस्टिंग ट्रेमर है, रेस्टिंग कहने का अर्थ तो ऐसे बैठा है और हाथ में ट्रेमर हो रही है, कि वो उसको पोस्चरल ट्रेमर है। पोस्चरल कहने का अर्थ जब पेशेंट को आप ऐसे करने के लिए बोलिएगा कि डू लाइक दिस, मेंटेन सर्टेन पोस्चर, तब ट्रेमर होने लगी। जैसे ऐसे हाथ रखी थी रेस्ट में तो ट्रेमर नहीं थी, और आपने कुछ पोस्चर मेंटेन करने के लिए बोली, जैसे ऐसे करो, ऐसे करने करी तो ऐसे ऐसे ट्रेमर होने लगी, तो इसको बोलते हैं पोस्चरल ट्रेमर। व्हेन यू आस्क टू मेंटेन सर्टेन पोस्चर ऑफ हिज लिम्ब, देन इफ दैट ऑकर्स, दैट इज पोस्चरल ट्रेमर। और इंटेंशन ट्रेमर का अर्थ होता है कि कुछ काम करने के लिए बोले, जैसे पावर अ ग्लास ऑफ वाटर इन अनदर ग्लास, राइट। तो वो कुछ काम कर रही है तो उसके जो इंटेंशन से किया, इसीलिए उसको इंटेंशन ट्रेमर, एक्शन ट्रेमर बोलते हैं। तो क्या है कि सब ट्रेमर आपको पैथोलॉजिकल नहीं होती है, कुछ फंक्शनल ट्रेमर भी होती है। जैसे wherever I am practicing currently, कुछ पेशेंट आते हैं पार्टिकुलरली लेडीज़, और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पूरा शरीर ही काँपता है, पूरा शरीर ही काँपता है, थर 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 करता है शरीर। तो शुरू में तो मैं भी कन्फ्यूज हो जाता था, भाई पूरा शरीर थर 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 काँपता है, क्या पैथोलॉजी है इसका। तो उस वक्त आपको क्या करनी पड़ती है कि फंक्शनल ट्रेमर है, उसको भी एसेस करनी पड़ती है। तो फंक्शनल ट्रेमर कहने का अर्थ क्या हो गया कि आप पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट कर दे और उस वक्त उसका ट्रेमर एसेस करे।
जैसे आप बोलिए कि आप 100 में से 7 घटाइए तो 93 होगी, 93 में से 7 घटाइए कितनी हुई, 86 हुई। उसके बाद 7 घटाइए, ऐसे करते जाइए तो वो उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा ना, उस वक्त आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा वो ट्रेमर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ टास्क में डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए उसको और उस वक्त ऑब्जर्व करिए उसको ट्रेमर हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि वो ट्रेमर इफ़ इट डिसअपियर्स देन मोस्ट लाइकली इट इज़ फंक्शनल ट्रेमर। तो वो भी हमें एसेस करनी पड़ती है, हर वक्त पैथोलॉजिकल ट्रेमर नहीं होती है और वर्कअप करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल ट्रॉमा, वो सब से भी ट्रेमर होने लगती है। और ट्रेमर की पेशेंट में हम जैसे हाइपरथायराइडिज्म है कि नहीं वो भी एसेस करते हैं ना, कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म थी और थायरोक्सिन ले रही है और थायरोक्सिन की डोज ज़्यादा हो गई, उससे भी ट्रेमर हो सकती है। और ये पेशेंट इज टेकिंग SSRI, TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उस सब के साइड इफ़ेक्ट में भी ट्रेमर हो सकती है। या फिर पेशेंट साल्बुटामोल ले रही है इनहेलर से, उससे भी ट्रेमर हो सकती है। या फिर पेशेंट इज ऑन एंटी सीजर मेडिकेशंस, कोई एपिलेप्सी थी और फिर या कोई सीजर के कारण से एंटी कन्वल्सेंट ले रही है तो उससे भी ट्रेमर हो सकती है। या फिर लिथियम ले रही है, लिथियम फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, उससे भी ट्रेमर हो सकती है। या फिर हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया के कारण से भी ट्रेमर हो सकती है। तो हमें थायराइड की जांच करनी पड़ती है और कैल्शियम की भी जांच करनी पड़ेगी, वेदर देयर इज हाइपो और हाइपरकैल्सीमिया, उस सब से भी ट्रेमर होती है। और उसके अलावा वी हैव टू ऑल्सो असेस वेदर पेशेंट इज अंडर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और नॉट। जैसे D2 डोपामिन ब्लॉकर सब जो होता है उस सब से भी ट्रेमर आती है, इसीलिए पेशेंट इज टेकिंग दोज डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, देन दैट माइट बी ड्यू टू साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। उसके बाद आपको एज देखनी पड़ती है, पेशेंट की एज कितनी है। जैसे उम्र 60 से ज़्यादा है, 50-60 उम्र है, तो मोस्ट लाइकली न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के कारण से होती है। जैसे पार्किंसन डिजीज़ में डोपामिन जो सिंथेसिस करता है वो न्यूरॉन सब डिजेनरेट होने लगती है, उस सब सेल का एपोप्टोसिस होने लगती है, डेथ होने लगती है और उसके कारण से डोपामिन की मात्रा कमी हो जाती है, उसके कारण से भी ट्रेमर आती है। तो वो ही एसेस करनी पड़ेगी। और इफ़ 20 से 30 वर्ष की उम्र है और ट्रेमर है तो मोस्ट लाइकली इसेंशियल ट्रेमर, क्योंकि आपको इसेंशियल ट्रेमर it is not only seen in old age but in 20-30s also essential tremor is commonly seen, so वो भी आपको देखनी पड़ेगी। और उसके बाद हमें जैसे ट्रेमर में क्या क्या डिफरेंशियल आपको दिमाग में आता है। जब ट्रेमर बोलते हैं तो फिजियोलॉजिक ट्रेमर के अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल ट्रॉमा, ये सब से ट्रेमर तो होती है। उसके अलावा आपके दिमाग में क्या होती है, जैसे मैंने बोल दिया, एक तो पार्किंसन डिजीज़, एक तो इसेंशियल ट्रेमर। और उसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिड ब्रेन स्ट्रोक, विल्सन डिजीज़, इससे भी ट्रेमर आती है। या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी होती है, उसको न्यूरोपैथिक ट्रेमर बोलते हैं, उससे भी ट्रेमर आती है। तो हमें इस सब के संदर्भ में कुछ हल्का हल्का हिस्ट्री एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। जैसे पार्किंसन डिजीज़ के लिए आप पूछ सकते और या कि एग्जामिन कर सकते हैं पेशेंट की ब्रेडिकेनेसिया है कि नहीं, कुछ मूवमेंट काम करने के लिए बोलिए और उसका बिहेवियर देखिए कैसा है, उसके एक्टिविटी में स्लोनेस है कि नहीं है, कैसा है। यदि ब्रेडिकेनेसिया बिहेवियर देखते हैं और फिर वॉकिंग करने के लिए बोले और फ्रीजिंग अप गेट होता है, उसको चलने में दिक्कत होती है, पोस्चर स्टूप्ड है, तो वो सब हमें सजेस्ट करती है पार्किंसन डिजीज़ है। या फिर हैंड राइटिंग देखिए, हैंड राइटिंग बहुत छोटी छोटी लिख रही है, तो वो भी सजेस्ट करती है पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। दूसरी होती है आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो उसके संदर्भ में आप पूछ सकते हैं आपको पैरेस्थेसिया होती है कि नहीं, टिंगलिंग, नमनेस कोई पार्ट में है कि नहीं, वीकनेस हुई थी कभी आपकी कोई लिम्ब में, या फिर आपकी विजन लॉस हुई थी किसी वक्त, पेनफुल विजन लॉस, और माइट बी पेनलेस विजन लॉस एज वेल। और एक तो होती है मिड ब्रेन स्ट्रोक, तो मिड ब्रेन स्ट्रोक है कि नहीं, इसके लिए आप क्रेनियल नर्व 3-4 को एग्जामिन कर सकते हैं, आई मूवमेंट दे सकते हैं, आई मूवमेंट इंटैक्ट है कि नहीं।
और विल्सन डिजीज़ जिसमें कॉपर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है शरीर में, उसके कारण से भी आपको ट्रेमर आ सकती है। इसके लिए आप केयर फ्लेशरिंग देख सकते हो, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखता है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी नहीं अपने आई थिंक प्रैक्टिकली नहीं देखा है, जस्ट आई हैव सीन ओनली पिक्चर्स इन बुक्स। और उसके बाद आप फैमिली हिस्ट्री भी पूछिए। फैमिली हिस्ट्री कहने का अर्थ, यदि पेशेंट हैज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्रेमर देन मोस्ट लाइकली इट इज़ इसेंशियल ट्रेमर, क्योंकि इसेंशियल ट्रेमर में 50% बिरामी को आपको इस फैमिली हिस्ट्री होती है। उसके बाद मैंने एक तो बोला था आपको न्यूरोपैथिक ट्रेमर, जिसमें लार्ज फाइबर जो होता है, लार्ज फाइबर नर्व्स न्यूरॉन्स वो सब अफेक्ट हो जाती है और उसमें आपकी प्रोप्राइसेप्शन चली जाती है, तो उसके कारण से भी ट्रेमर आती है। तो CIDP की हिस्ट्री है कि नहीं, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, उसकी हिस्ट्री है कि नहीं, वो भी हमें पूछनी पड़ती है। सो आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो टुमारो।